Assalamualaikum, good morning. Subha bakhair. Everybody, good morning. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. And how is everybody doing? Okay, so this is the end of June. इसका मतलब है कि आधा साल जो है ना वो आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, 6 महीने पूरे इसमें ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मजाल है कि कराची में हमारा मौसम बदला हो। अब्दुल्ला, वो किधर गए वादे सारे, वो क्या हुआ उसका? अच्छा, अब अगले हफ्ते की नवीद सुनाई गई है। अगले हफ्ते का वादा किया गया है कि बारिश होगी और मूसलाधार बारिश होगी और बादल जमकर बरसेंगे। और सिंस बारिश होगी उसकी तैयारी का सिलसिला भी बड़े दिन से जारी है, बड़े हफ्तों से जारी है। और ऐसे में नालों की सफाई जो है ना, आपको पता है हर दफ़ा बाज़ोकात तो बड़ा सीरियसली, बाज़ोकात ऐसा लगता है फोटो ऑपी हो रहा है। अब नालों की सफाई की जाती है और मुझे कभी भी ये फिनोमेना समझ में नहीं आया कि नाले की सफाई करते हैं वो सारा कचरा सारा गंद नाले से निकालते हैं और सड़क किनारे नाले के इर्द गिर्द वो सारा डंप होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली टाइप आती है और उसको उठाया भी जाता है। समटाइम्स आई हैव सीन दैट टू, बट यूजुअली इट स्टेज ऑन द साइड्स फॉर वीक्स। और कहा यही जाता है भी अंदर जिसका काम था नाला साफ करने का उसने अपना काम कर दिया, अब उठाने वाले का काम है, अब पता नहीं उठाने वाला कब होगा। तो कभी इनकी जो होती है ना वो कोऑर्डिनेशन साथ नहीं। मैं कहता हूँ नाअहली की मिराज है ये। और उसके बाद आप सर पकड़ के रह जाते हैं कि ये क्या है। नाला तो आपने साफ कर दिया और इर्द गिर्द जो आपने गंदगी का अंबार लगाया है, बदबू, बीमारियां, मच्छर, मकोड़े, मतलब सब कुछ छुपी हुई थी वो सब निकाल के आपने हमारे मुंह पे रख दिया। ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये जो कोऑर्डिनेशन है ना नाले की अंदर सफाई वालों की और नाले के बाहर से कचरा उठाने वालों की, ये बेहतर होने की ज़रूरत है। और एट टाइम्स तो ये भी हुआ है कि नाले के बाहर वो सामान सारा गंद निकाल के रखा जाता है और इतनी देर में बारिश हो जाती है और वो सारा बह के दोबारा नाले में चला कोई जाता ना कोई बहाना हो जाता है या फिर उसके अंदर जानवर आ जाते हैं, कोई आवारा कुत्ते वगैरह उसमें, मतलब वो एक चीज़ वो नाले से निकाल के बाहर बिखर जाती है और एक और लेवल का गंद जो है वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये सिस्टम जो है दिस नीड्स टू बी टोटली रेक्टिफाइड। और एक्चुअली चले हम तो यहाँ बैठ के मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर द डिसीजन मेकर्स हु एक्चुअली गिव द ऑर्डर्स और ये सब कुछ होना चाहिए, उनको भी नजर आ रहा होता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, तो तरीका ठीक कर लें। और लोग भी ज़रा ख्याल करें, पता नहीं क्या है। मैंने बाज़-औक़ात हुसैनाबाद और अतराफ़ में बाज़ सड़कें देखी, अच्छी खासी सड़क है, बस रोज़ाना रात को आके वहाँ पे इर्द गिर्द के रहने वाले ही कचरे का एक अंबार लगाते हैं। रोज़ाना वो सुबह कचरा गाड़ी उठा कर लेके जाती है, रात को दोबारा रहायशी जो है वो कचरे का अंबार लगा देते हैं। भाई क्या मसला है? लेकिन उनका भी क्या कसूर है, क्योंकि उनके पास कोई और निज़ाम नहीं है। विच इज़ ऑल्सो सैड, बट समझ तो आ गई है। सो दिस इज़ समथिंग दैट मेरा ख्याल है कि हुकाम को ये बात बड़े आराम से सोचनी होगी बैठ के और कोई परमानेंट इसका सलूशन निकालना होगा। लेकिन आज हम ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ अपने शो का इस तरह कर रहे हैं, ये बात तो खैर हमने करनी थी, लेकिन वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे ऑन द शो फॉर यू। और हमारे, अब मैं राइजिंग स्टार इनको कहूँ, लेकिन क्योंकि ये तो रिजन स्टार है, इनका तो ऐसा स्टार चमक रहा है कि बता दें कि किसकी बात हो रही है। जनाब धानी इज गोइंग टू बी विद अस इन जियो पाकिस्तान टुडे। यू नो, वैसे तो सिंध धरती बड़ी जरखेज़ है, बड़ा टैलेंट है यहाँ पर, लेकिन लाड़काना से बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं। जो सियासत में नामवर घराना है वो तो आपको पता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम शाहनवाज धानी, फिर हमारे अपने सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा, उनका होम टाउन भी लाड़काना है। So there is a lot of talent in लाड़काना डेफिनेटली। और खासतौर पे जब धानी वापस लाड़काना गए हैं तो क्या इनका इस्तकबाल था और क्या वेलकम था, विच ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट लेटर एंड ऑल्सो शो यू। और उनसे फिर बातें तो गप्पे तो हमारी लगेंगी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड जिसकी बात हो रही है और एक खतरा सा, एक वार्निंग सी आ रही है कि दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग वेव। तो आपको बताएं, आई वाज रीडिंग अबाउट इट हुमा, और मुझे मैं बस थक गया था, मैं पढ़ते पढ़ते ही थक गया था कि क्या है ये मसला। तो लिहाजा सोच लें कि सुनाते सुनाते भी हम थक ही गए ऑलमोस्ट, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट। दुनिया भर में कोरोना वबा का खतरा अब तक टला नहीं था कि डेल्टा वेरिएंट ने सर उठा लिया। अब ये डेल्टा वेरिएंट क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे। तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट के सबब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश समेत कई ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करना पड़ा है। अफ्रीका, रशिया और अफगानिस्तान में भी डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैलने की तस्दीक की गई है और भारत में कोरोना की तबाहकारियों का सबब यही डेल्टा वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की नई किस्म डेल्टा प्लस की भी भारत समेत चंद ममालिक में तशखीस हो चुकी है। पाकिस्तान को होशियार रहना होगा। हमारे यहाँ भारत से तो उस तरह लोगों की आमदोरफ्त नहीं है, लेकिन अब बाकी तमाम ममालिक में भारत और गिरदोनवाज से फैल चुका है, वहाँ से हमारी आमदोरफ्त है। पाकिस्तान को भी ज़रा चौकन्ना रहना होगा। सरबरा NCOC असद उमर ने भी अगले माह जुलाई से पाकिस्तान में कोरोना की
चौथी लहर शुरू होने का खदशा जाहिर किया है। SOPs के खिलाफ वर्जी से एक बार फिर वबा जोर पकड़ने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत खबरदार कर चुका है कि वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों में डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैलता है। वैक्सीनेशन मुहिम में आवाम ताउन जारी रखें तो हिफाजत मुमकिन है। तो इसी पे जी हमने बात भी करनी है, बिकॉज समझने की बात है कि जहां हम ईज होने की कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत बेहतरी आ चुकी है, वहां एक और फिर वेरिएंट निकल आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले भी बड़ी अच्छी तरह आप हमें समझाते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब कोरोना वबा दुनिया में कुछ कंट्रोल में नजर आने ही लगी थी कि ये डेल्टा वेरिएंट बीच में आ गया है, तो ये वेरिएंट पहले वाली किस्मों से ज़्यादा ख़तरनाक है, कहा तो यही जा रहा है, या फिर ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? दुनिया इतना डर क्यों रही है इस चीज़ से, आप हमें समझाएं। देखें, कोरोना की जो वायरस है ये एक बहुत बड़े साइज़ की RNA वायरस है और बड़ी तेज़ी से डिवाइड करती है, 2 से 4, 4 से 8। तो ज़ाहिर है जब ये कोई भी वायरस इस किस्म की होगी तो उसमें वेरिएशंस भी आती रहेंगी और म्यूटेशंस भी आते रहेंगी। और जो इस वक्त बरतानिया में जहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो इंडियन वेरिएंट है जिसको आप डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं और जहाँ कुछ लोग उसको गलत नाम भी देते हैं, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी कहते हैं, हालांकि इसमें कुछ तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। तो ये एकदम आई हैं इस वायरस में, इंडिया में आई, ब्राज़ील की और साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट्स हैं उन्होंने मिलके, यानी कि उनकी म्यूटेशंस को मिलके ये कुछ तकरीबन 12 से 13 म्यूटेशंस आई और इंडिया में आई, और इंडिया से बाद में ये यूरोप में चली गई और UK में ख़ासकर चली गई। इस डेल्टा वेरिएंट्स जो है इसमें, जिसमें बहुत सारी म्यूटेशंस भी आई और वेरिएशन भी आई है, ज़्यादातर ये वेरिएशन जो इसके स्पाइक्स हैं, जो इसके ऊपर कांटे हैं वायरस के पार्टिकल में, वहाँ पे आई, जिसकी वजह से इसका फैलाव कई गुना बढ़ गया, यानी कि तकरीबन 2 से 3 गुना चांसेस बढ़ गए एक इंसान से दूसरे को लगने के। और ये बच्चों का जो कि इमैच्योर रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ आके ये अटैच होती है, उनको भी लगने की इस वायरस ने अहलियत हासिल कर ली। तो इसलिए ज़ाहिर है कि इसकी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बढ़ गई। और एक जो कंसर्न शो किया जा रहा है कि ये शायद वैक्सीन्स जो कि ऑलरेडी लगी, चाहे वो मैसेंजर RNA थी, चाहे वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका जैसी, कि वो शायद मौसर नहीं रहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक जो भी स्टडीज़ देखी गई हैं, जो इम्यूनोजेनिसिटी देखी गई है, बावजूद इस वेरिएशन के और इन म्यूटेशंस के, अभी तक देखा ये गया है कि काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स मुअस्सर हैं। तो अल्लाह करे कि हम जल्द अज जल्द अपना जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो कंप्लीट करें, 80% हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर लें। अदरवाइज़ अगर बहुत डिले कर दी तो शायद जो प्रेजेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं वो मौसर, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि वो ना रहे। और डॉक्टर साहब ऑप्शंस हैं भी क्या? अभी हमारे पास इससे लड़ने का सिर्फ ये वाहिद हथियार वैक्सीनेशन ही है ना, तो वो चांस तो लेना ही चाहिए। लेकिन आई मस्ट कन्फेस, और डॉक्टर साहब बड़े अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि वायरस के ऊपर जो कांटे होते हैं दैट इज एक्चुअली म्यूटेशन, और किस तरह वो चेंज हो जाते हैं। इट साउंड्स लाइक आउट ऑफ अ हॉरर मूवी। कोई जिंदा चीज़ है जो कि बिल्कुल अपनी शक्ल बदलती जा रही है और ज़्यादा रेजिस्टेंट होती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे हैं। असद उमर साहब ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से अगले माह पाकिस्तान में कोरोना की एक और लहर खुदा न खास्ता आ सकती है, फिर ईद भी होगी, उसकी भी गैदरिंग, उसकी भी आपको पता है हलचल रौनक। इससे बचाव के लिए आवाम को SOPs पर अमल की हिदायत तो की गई है। आप समझते हैं, जो आपके पास स्टडीज़ और डेटा मौजूद है, कि अगले माह में भी वी एंड अप फेसिंग अनदर वेव ऑफ कोरोना वायरस? इंडिया डायरेक्ट हमारा तो कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह लिंकेजेस नहीं है, इतना पैसेंजर लोड नहीं है। लेकिन UAE में ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानीज़ एयरपोर्ट्स पे और इकट्ठे फ़्लाइट्स में होते हैं और आगे UK जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, तो वो वापस जब आते हैं तो बहुत सारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो अपने साथ ये वेरिएंट ले आते हैं, डेल्टा वेरिएंट। तो इसी तरह
क्योंकि केसेस ऑलरेडी हमारे दर्जनों हो चुके हैं डेल्टा वेरिएंट्स के रिपोर्टेड इस्लामाबाद में और इवन KPK में, तो ज़ाहिर है ख़दशा ये है कि ये बहुत रैपिडली फैलता है, तो पाकिस्तान को बहुत जल्द ये अनफॉर्चुनेटली ख़तरा रहेगा कि अपनी लपेट में ले सकता है। तो बिल्कुल सही है कि हमें एहतियात करनी चाहिए और बहुत सख्त एहतियात करनी चाहिए और जल्द अज जल्द अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पाया तकमील की तरफ ले जाना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि 15 से 16 करोड़ लोगों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट हो जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए जल्द अज जल्द। प्रेजेंट वैक्सीन्स क्योंकि अभी तक मुवस्सर हैं, इनसे हमें भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, टोटली इन एग्रीमेंट विद यू एक्सेप्ट कि अभी वो जो टारगेट है हमारा करोड़ों वाला, उससे तो हम खैर बहुत दूर हैं, क्योंकि लास्ट दैट वी हर्ड फ्रॉम NCOC तो हमें यही पता चला था कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ अवाम पाकिस्तान के एंड चंद लाख ऑफ कोर्स, बट वी आर नॉट क्लोज टू करोड़ों वाली बात। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली अब ये तो एक प्ली ही है और एक आपका अंदाज़ा चाहते हैं कि दुनिया को कोरोना का मुकाबला करते अब 1.5 साल तो हो चला है, तो एक के बाद एक लहर देख ली, नए से नए वेरिएंट आ चुके। ये सब देखते हुए आपका अंदाज़ा क्या है, आखिर कब इस वबा से मुकम्मल इंशाल्लाह निजात मिलेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक जिन्होंने समझ लिया था कि वो इस वबा से निजात हासिल कर चुके हैं, जो छोटे ममालिक हैं जैसे इज़राइल वगैरह ने, उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज़ रिव्यू कर ली हैं। दोबारा वो पाबंदियों की तरफ जा रहे हैं। पहले उन्होंने मास्क पे गिव अप कर दिया था, फ़िज़िकल सोशल डिस्टेंसिंग पे गिव अप कर दिया गया था। और मैं इस वैक्सीन्स के दुनिया में एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है हमें कि नोबडी इज़ सेफ़ अनलेस एवरीबडी इज़ सेफ़, कि जब तक तमाम अफराद को हिफाजत नहीं मिल जाती इस वायरस से, कोई भी सेफ़ नहीं रहेगा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, पुअर कंट्रीज़ में या अमीर ममालिक में है। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा एयर ट्रैवल है, इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो ये कंटेमिनेशन का ख़तरा हमेशा ही रहेगा एक जगह से दूसरी को। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो, इर्रिस्पेक्टिव के अमीर और या गरीब मुल्क है, इर्रिस्पेक्टिव के वो किस उम्र के लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव के वो किस कलर के लोग हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि 2019 और उससे पहले वाली ज़िंदगी बहाल हो, तो हमें जल्द अज जल्द ये करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मिनिमम भी अगर हम देखें और अल्लाह करे उससे पहले हो जाए, वो 3 या 4 साल का ये अमल होगा कि 3 या 4 साल में हम इस काबिल होंगे कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर जावेद अकरम साहब फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल टू अस। आपने हमें एक एक चीज़ अलग अलग करके बताई कि जब तक हमारे यहाँ भी अपनी आबादी के तनासब से अगर बात करें 7 से 8 करोड़ लोग वैक्सीनेट नहीं होते, तब तक तमाम लोग महफूज नहीं समझे जा सकते। सो एवरीबडी इज़ सेफ, क्या था उन्होंने इस्तेमाल किया कि हर कोई उस वक्त तक महफूज नहीं है जब तक सब महफूज नहीं है। सेफ अनटिल एवरीबडी इज सेफ। और ये बात ऐसे ठक करके लगी है कि वाकई हम इक्का दुक्का या सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जी बड़ी वैक्सीनेशन होगी और सब कुछ ठीक, नो वी ऑल हैव टू डू इट। और बल्कि मैं एक स्टडी भी ओवर द वीकेंड ये अब्दुल्ला ये पढ़ रही थी कि ऑब्वियसली बहुत से लोगों को खदशात भी हैं कि जी ये वैक्सीनेशन जो है, ये वैक्सीन जो है, ये इंजेक्शन, इसमें क्या है। तो बहुत सी चीज़ें पढ़ने के बाद यही बताया गया और समझ भी यही आई कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज अपोज टू इसकी कुछ ऑब्वियसली बैकड्रॉप्स कुछ है, इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन बेनिफिट्स डेफिनेटली आउटवे एवरीथिंग नेगेटिव ओवर देयर। तो अच्छा जी, प्लीज एक दफ़ा फिर गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात कर लें, बिल्कुल आप वो बताइएगा। कुछ थी कि अभी भी जी डेथ्स हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं कोविड की वजह से। नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह आर अ लिटिल लो कंसिडरिंग पाकिस्तान में हमारा रेट कहाँ गया था। तो 20 डेथ्स इन द पास्ट 24 आवर्स, 20 अमवात और 914 नए केसेस जो हैं कोविड। और जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेशो है वो 2.05 हो गई है। सो वी आर स्टिल इन द सेफ जोन, बट वी होप एंड वी प्रे। कैन आई आल्सो अब्दुल्ला मेंशन हियर, आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स इन दुबई ओवर द वीकेंड, और वहाँ जी दुनिया खुल गई है और वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो जो बैरिकेड्स थे, वो जो बीच में ना जैसे रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं तो फिर बीच में उन्होंने प्लास्टिक
उनको शीट्स वगैरह भी लगाई हुई है डिस्टेंसिंग के लिए, सब कुछ उठ चुका है। हैविंग सेड दैट, उनके भी हमारे जैसे नंबर्स हैं और उनकी भी हमारी जैसी डेथ्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एसओपीज अभी भी उस तरह फॉलो हो रही है। मगर उनकी आपको पता है ना, एक चीज जो हमसे बहुत बेहतर है वो वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद सारे ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही हो चुके हैं। लाइक पूरा दुबई और अमारात में दीगर भी जहाँ जहाँ लोग हैं मौजूद, वहाँ वैक्सीनेट हो चुके हैं तकरीबन, और वैरायटी ऑफ वैक्सीनेशंस भी आपको पता है क्या क्या अवेलेबल है। जिनको 6-6 महीने हो गए हैं वैक्सीन को, अब उनको बूस्टर शॉट्स भी लग रहे हैं, तो वो तो दे आर लाइक रियली मेकिंग इट वेरी सेफ। और जैसे हमने बताया था कि अबू धाबी की हुकूमत जो है वो तो अब टूरिस्ट को भी वैक्सीन लगवा रही है मुफ्त में। आपको पता है कि आप हम सबको मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अभी कुछ दिन में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ईद का हमारा आपको पता है आमद होती है, तो उससे पहले मंडियां सज जाती हैं। असद उमर साहब ने भी बताया, हम दोबारा यहाँ पर रीइटरेट करेंगे कि प्लीज़ अगर 3 चीज़ें कर लेना, एक तो सबसे पहले जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। आपको पता है कि आगे रश वाले दिन दोबारा आ रहे हैं, आपने रश में जाना है, आपका काम ऐसे अपने आप को जाके वैक्सीनेट करवा लें, वो करा लें, साथ साथ मास्क पहने, And that is it. और जो लोग हमें देख रहे हैं, और अगर आपके घर में स्टाफ है, आपके ड्राइवर्स हैं, आपकी मेड्स हैं, आपके गार्डनर्स हैं, तो उन्हें प्लीज़ उनको फैसिलिटेट करें कि वो जाके अपने आप को वैक्सीनेट करें। एक तो उनको समझाएं ये बात और फिर छुट्टी दें एक दिन, ताकि पूरा दिन उन्होंने लाइनों में लगना होगा। प्लीज़ फैसिलिटेट, इट इज़ गुड फॉर यू कि आप एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इर्द गिर्द जितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डू दैट। चेंज करें थोड़ा सा मूड, अब कोई हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 6वां एडिशन लाड़काना में छुपा मुनफरिद टैलेंट दुनिया में सामने लाने का सबब बना। लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज ढानी PSL में सबसे ज्यादा विकेट लेकर बेहतरीन बॉलर भी करार पाए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज ने 11 मैचेस में 20 विकेट्स हासिल की और 22 साल की सिर्फ उम्र है, और 9 उम्र खिलाड़ी तेज रफ्तार बॉलिंग के सबब दोस्तों में 3G बॉलर के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, कूल इज दैट। आई लाइक दिस नेम 3G बॉलर। अब तो 4G हो जाना है। 4G बल्कि 5G तक बात जा रही है। तो शानदार परफॉर्मेंस से कई एजाज़ात अपने नाम करके शाहनवाज अपने आबाई शहर पहुंचे, तो शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया, और ये कुछ हम उसके विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। उभरते फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी आज जियो पाकिस्तान के मेहमान हैं। जनाब, ये कोई सियासतदान नहीं है जिनका इस्तकबाल हो रहा था। ही इज अ स्टार, एंड जो लोग हैं लाड़काना के, दे आर वेरी प्राउड। अच्छा, तो शाहनवाज दहानी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बहुत आपकी पिछले हमने कुछ महीनों में बात की, आपको बड़ा फॉलो किया है, और माशाल्लाह आपकी सक्सेस तो हम बिल्कुल देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि इतने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आपने सोचा था कि यस मेरा वक्त भी आएगा और इतना बड़ा नाम होगा मेरा? सो वो फीलिंग कैसी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने कम टाइम में अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करवाया। तो बिल्कुल उसमें मेरे सबसे पहले तो मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, तो पूरे सिंध की दुआएं हैं, इवन पूरे पाकिस्तान के सब लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, ये उनका ही सिला है। जनाब, पूरे पाकिस्तान के शाहनवाज नेक तमन्नाएं इंडीड आपके साथ हैं। अब ज़रा हम फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब ज़बरदस्त है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन अब इस टैलेंट को पॉलिश करना है ताकि पाकिस्तान टीम में आप अपना ज़बरदस्त नाम और मकाम बना सकें। तो पाकिस्तान सुपर लीग में तो आप छाए रहे, सब ने आपकी परफॉर्मेंस देख ली, आगे क्या सोचा है? इंटरनेशनल लेवल पर सर्टनली परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या अभी तैयार हैं, या आपको लगता है शाहनवाज के डोमेस्टिक लेवल पर 1-2 साल लगाने चाहिए आपको? जी बिल्कुल, अभी अल्लाह पाक ने मुझे PSL में परफॉर्म करवाया है, उसमें बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना हूँ, तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल मैं रेडी हूँ, जब भी मुझे मौका मिला मैं अपना 100% दूंगा, बाकी रिजल्ट होते हैं वो अल्लाह पाक के हाथ में है। ज़बरदस्त, और हमें कोई शक नहीं है कि आपको यू बिन वेटिंग, हमें लगता है कि आपने बड़ा इंतज़ार किया है इस मौके के लिए, और एंड यू आर रेडी। तो डेफिनेटली हम वी विल सी मोर ऑफ यू। अच्छा, इससे पहले हम लाड़काना की बात कर रहे थे, बाय द वे शाहनवाज आपको बताएं, और हम वहाँ के टैलेंट की बात कर रहे थे। बड़े हमने लोग इन्वाए, मतलब पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जिस तरह आप हैं। तो लाड़काना आपका शहर है, यहाँ से एक शाहनवाज दहानी निकला है, लेकिन यकीनी तौर पर हमें ऐसा शक है, हमें बल्कि यकीन है कि और भी बहुत टैलेंट होगा जिसे मौका नहीं मिल रहा। तो इन नौजवानों को क्या मशवरा देंगे, क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, जो भी यंगस्टर हैं जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि वो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, अपने उस्तादों की रेस्पेक्ट करें, वो दिलो जान से मेहनत करें। इंशाल्लाह वो भी शाहनवाज दानी की तरह एक दिन अपना नाम और अपने सूबे का नाम, अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात की है, इंडीड, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की है। लेकिन क्रिकेट के शौकीन आपके शहर में, आपके ज़िले में बहुत होंगे, लेकिन आपको पता है कि सहूलियात नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की शाहनवाज, तो इस सिलसिले में आप क्या चाहेंगे अपील करना, हुकूमत क्या करे? और आप सर्टनली खुद भी कोशिश करेंगे, क्या इरादा है, क्या होना चाहिए आपके शहर में ताकि यहाँ से और टैलेंट सामने आ सके? जी बिल्कुल, लाड़काना से हम बिलोंग्स करते हैं, तो बिल्कुल लाड़काना के जो भी फैसिलिटी है क्रिकेट के हवाले से, चाहे और फील्ड के लिए भी इंशाल्लाह शाहनवाज दानी सबसे पहले होगा उन चीज़ों में। इंशाल्लाह हर मुमकिन सहूलत में मौसर करूँगा अपने यंगस्टर के लिए। इंशाल्लाह आगे भी जाके अभी पीसीबी ने बहुत सा स्टेप लिया है, क्योंकि दोबारा सिटी क्रिकेट एसोसिएशन स्टार्ट होने जा रही है, और मेरे यंगस्टर जो भी हैं क्रिकेट से जो लगाव रखते हैं, जिनको क्रिकेट खेलने का ज़्यादा शौक़ है, वो उस सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में अपना परफॉर्म करें, अपना लोहा मनवाएं और आगे रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन में अपना मतलब सिलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान टीम में आए और अपना नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज दहानी। और हमें बहुत एज नोन एज 3G, एज नोन एज 3, अब से हम आपको 3G ही कहेंगे। थैंक यू सो मच, हमें आपने टाइम दिया। यू आर अ वेरी बिग पर्सनालिटी नाउ, यू आर अ वेरी बिजी पर्सनालिटी नाउ, लेकिन आपकी स्माइल जो है ना वो भी आपके साथ साथ बड़ी मशहूर हुई है, तो ये भी एक चीज़ जो है हम कहना चाहते थे। बेसिकली आपको देख के जो पॉजिटिविटी, हाँ, जो खुशी और जो एनर्जी फील होती है ना, वो बड़ी इन्फेक्शियस है। एट द सेम टाइम हम यहाँ से हुकूमत को इम्प्लोर करेंगे, गुजारिश करेंगे, वफाकी सतह पे गुजारिश करेंगे कि लाड़काना में, वैसे तो सिंध हुकूमत को सबसे पहले आगे आकर लाड़काना में एक बेहतरीन सहूलियात से मुज़य्यन एक क्रिकेट ग्राउंड, एकेडमी, कुछ भी इस तरह का शुरू करना चाहिए ताकि वहाँ इस तरह का जो और टैलेंट है वो पॉलिश हो सके, वो सामने आ सके। टॉकिंग ऑफ विच, आपको पता है ना कि बनी गाला में भी एक पूरा एक्सपोर्टिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, और वज़ीर आज़म की बड़ी एक पर्सनल उनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, जिसको हम बहुत फॉलो करते रहे हैं। अब इसमें फाइनली कुछ फैसले सामने आए हैं और इसकी डिटेल हमने सोचा आपको देना ज़रूरी है। आपको बताएं, याद दिलाएं बल्कि कि कोहाट की आसमा रानी कत्ल केस का फैसला 3 साल बाद आ गया है, और आसमा को कत्ल करने वाले मरकजी मुजरिम मुजाहिद आफरीदी को पेशावर अदालत ने सजाए मौत सुना दी। MBBS 3rd ईयर की तालिबा आसमा रानी को 2018 में रिश्ते से इनकार पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस पे एक दफ़ा दोबारा मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ कि रिश्ता उन्होंने इनकार किया और उनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, जो कि आई एम सॉरी टू से बड़ी कॉमन प्रैक्टिस अब जो है यहाँ पाकिस्तान में बन गई है। वाक़े के बाद बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजिम को इंटरपोल से गिरफ्तार करके वतन वापस लाया गया, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी रेयर थिंग, और मुजरिम की मौजूदगी में जज ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मुजरिम पर 3 लाख रुपए जुर्माना और 20 लाख रुपए हर्जाना आयद किया गया। 3 साल से इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाए आसमा के अहले खाना ने फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। इसी पर बात करते हैं, आसमा की बहन सफ़िया रानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सफ़िया साहिबा। सफ़िया साहिबा, ज़ाहिर है जो चला गया आपका अपना प्यारा, उसका नेबुल बदल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक दिल में तसल्ली ज़रूर आ सकती है कि आपको इंसाफ मिल गया। आसमा रानी के कत्ल को 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद बिल आखिर फैसला आ गया, मुजरिमों को सज़ा सुना दी गई। आप अदालती फ़ैसले से मुतमईन हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे केस में बहुत सारे अफराद शामिल थे। 3.5 साल तक न सिर्फ अदालतों में तारीखें भुगती हैं बल्कि हर दबाव बर्दाश्त किया है। सिर्फ आसमा रानी कत्ल नहीं हुई, हमारा पूरा ख़ानदान मुतासिर हुआ है। छोटों बच्चों की तालीम और हमारे रोज़गार तक मुतासर हो चुके हैं। कभी पैसों की पेशकश की तो कभी धमकियाँ दी, जिसकी वजह से हमें दिमागी और जिस्मानी तौर पर बहुत तकलीफ़ मिली है। और इन सब बर्दाश्त की एक बड़ी वजह ये भी थी कि कल को कोई दूसरी आसमा को छीनने की जुर्रत ना करे। आपने इतने उन हक़ाइक़ की निशानदेही की है कि ये केस तो चलता रहता है, लेकिन इस दौरान पूरा घराना मुतासर होता है, यहाँ तक कि उनके रोज़गार, उनके कारोबार सब मुतासर होते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो हर चीज़ पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। और ये केस बड़ी सही आपने बात की, आसमा तो चली गई जिसका ये केस था, लेकिन एक्चुअली किसने सफ़र किया? पूरी
फैमिली ने, पूरे खानदान। इस केस में बड़े बाअसर अफराद का नाम आया था और बार बार बताया गया कि आसमा के ख़ानदान पर, यानी आपके ख़ानदान पर पीछे हटने के लिए बड़ा दबाव था। तो इस दबाव का सामना कैसे किया आप लोगों ने, कुछ इस बारे में बताएं। अदालत ने जो फैसला सुनाया है, हम मुतमईन हैं इस फैसले से, लेकिन असल खुशी और इत्मीनान तब मिलेगा जब फैसले पर अमल दरामद होगा और मुजरिम को उसकी मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहन के कत्ल में मुलविस एक मुलजिम को मुजरिम करार दिए जाने पर कुछ इत्मीनान तो मिला है, मगर जंग अभी भी जारी है। 2 मुलजिमान को बरी करने वाले फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील करूंगी। केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर मैं और मेरी फैमिली चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब आपने कहा है कि जो 2 मुल्ज़िमान जिनको बरी किया गया है अब उनको भी सज़ा मिले, इसके लिए आप आला अदालत में अपील भी करेंगी। और इससे पहले वो हुमा एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह उनको पैसों की ऑफ़र की गई और फिर पूरा बाअसर अफराद थे, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उनका कारोबार तक मुतासर हुआ, बच्चों की पढ़ाई तक मुतासर हुई। सफ़िया रानी साहिबा, आप ही की तरह और भी कई लोग हैं जिनके मुकदमात सालों से अदालतों में ज़ेर इल्तिबा हैं। आपने बड़ा सब्र किया, हौसला दिखाया। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 3.5 साल तो फिर भी कम अरसा लगता है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनके 8-8, 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन और वो इतना सब्र नहीं कर पाते, सब के पास इतने वसाइल भी नहीं होते। क्या कहेंगी उन लोगों के लिए जो इसी किस्म की किसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ज़िंदगी में? मैं जानती हूँ कि हमारी जुडिशरी के भी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी अदालतों से और बाकी तमाम इदारों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि किसी को इंसाफ दिलाने में इतना वक्त ना लगाएं कि उसकी फैमिली मज़ीद जुल्म का शिकार हो जाए और या फिर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर कत्ल कर दिया जाए, फिर खौफ के मारे अपना घर बार छोड़कर एक शहर से दूसरे शहर को मुंतकिल किया जाए और या फिर पैसे और पॉलिटिक्स के दम पर इंसाफ का गला दबा दिया जाए, क्योंकि हर किसी की इतनी इस्तिताअत नहीं होती कि जुल्म को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाए, और जब जुल्म अंजाम को नहीं पहुंचेगा तो जुल्म को कम होने के बजाय बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से मुल्क और सोसाइटी में हमेशा इम्बैलेंस रहेगा और खौफ व हिरासत फैला रहेगा। यू वेरी राइट सफ़िया रानी साहबा, शुक्रिया। आपने कहा कि हर किसी के ना इतने वसाइल होते हैं, ना इतना सब्र होता है उनमें, ना इतना वो प्रेशर ले सकते हैं जितना आप लोगों ने लिया। हैट्स ऑफ टू यू। और मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, बिल्कुल जिस तरह सफ़िया रानी आपकी आवाज़ से भी पता चल रहा था, आप रिलीव्ड भी हैं, लेकिन ये किस्मत की बात है क्योंकि ऐसे ओपन एंड शट केसेस होते हैं जिनके कोई फैसले नहीं आते, हमने ये भी देखा है इधर, और जिनके फैसले आ जाएँ और उसके बाद उन पर अमल दरामद हो, उन पर इम्प्लीमेंट हो, ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उसके लिए अभी भी इंतज़ार है। और साथ ही साथ हम वो तस्वीर भी दिखा रहे थे उस शख्स की जो पहले मार के भाग गया, और बात क्या थी, क्योंकि उस लड़की ने उससे शादी करने पे इनकार कर दिया था, जो कि बिल्कुल सही ही किया होगा क्योंकि हरकत देखें उसकी, क्योंकि उसने उसके बाद क्या किया, उस लड़की को तो पहले ही पता चल गया था कि वो क्या चीज़ है। उस शक्ल को देख देख के जो इस वक्त मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं, यकीनन पूरे मुल्क को मिलके ऐसे लोगों पे ना भेजनी चाहिए एक अदद ये बस। और इसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। वो नौजवान जो जज्बाती हैं, और ये कोई एक केस तो नहीं है, हमने इससे पहले भी दिमाग खराब है, इससे पहले भी केसेस सुने, प्रॉब्ली खुदा न खास्ता इसके बाद भी सुनेंगे। आई थिंक वी नीड टू ऑल सिट एंड थिंक अबाउट इट कि क्या है की बात नहीं है, यू बेटर कंट्रोल, यस यू बेटर कंट्रोल। ये दुनिया है, ये इसमें ये नहीं कि जी जज्बाती और जज्बात से बाहर हो गए, इनको तो बहुत सी चीजें पढ़नी चाहिए, तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए चीज। आप बचपन से जब कंसेंट का मतलब समझाएंगे ना, हम दोबारा से उस पे आ गए कि जब बचपन से आप कंसेंट का मतलब समझाएंगे कि जनाब बेटा, अगर आपको कोई जिंदगी में लड़की पसंद है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस लड़की को भी आप पसंद आए। ये वो शक्ल है जिसने ये समझा कि अगर मैंने किसी चीज पे हाथ रख दी या मैंने डायरेक्ट कर दिया तो वो चीज मेरी ही होनी चाहिए। इस चीज को अब आपको एग्जैक्टली पता है कि तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए चीज, ये माँ बाप को समझाना चाहिए लड़कों को जब बड़े हो रहे होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम पाकिस्तानियों खुसूसन नौजवानों से कहा है कि रवा बरस मानसून सीजन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम के लिए तैयार हो जाएं। प्लीज गेट अप योरसेल्व्स। और बड़ा मुझे अच्छा लगता है, वैसे बचपन से ही मुझे बड़ी अच्छी लगती है शजरकारी मुहिम, अच्छी चीज है। और खासतौर पे जब खान साहब कहते हैं तो सारों का जोश जो है वो जरा ज्यादा बढ़ जाता है। एंड यू वांट टू डू दिस। तो वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबादी के तनासब से दरख्तों की तादाद का चार्ट भी शेयर किया है, और हम उस चार्ट में कहीं नहीं थे।
एब्सोल्युटली, पर यही तो कोशिश है, हमें आना है ना, यही तो सारी बात है। तो चार्ट के मुताबिक दुनिया के दीगर ममालिक में एक इंसान के लिए 422 दरख्त हैं। तो फॉर 1 पर्सन देयर आर 422 ट्रीज, और पाकिस्तान में ये तनासब सिर्फ 1 और 5 का है। यानी कि एक फर्द के लिए सिर्फ 5 दरख्त हैं। इस चार्ट में कनाडा सर फहरिस्त है, जहां आपको पता है ये लोग बड़े कम हैं, दरख्ती ज़्यादा हैं। हाँ, तो एक फर्द के मुकाबले में 10,163 दरख्त वहां पाए जाते हैं जी। सो कनाडा इज़ ब्यूटीफुल। एनी हाउ जी, अभी आगे बढ़ेंगे इस शजरकारी मुहिम में। आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इफ़ यू प्लांट अ ट्री, पौधा कुछ भी आप अपने घर के पास, घर पे, घर के बाहर लगाना चाहें तो टेक अ पिक्चर, सेंड अस टू @JioPakistan TV। बिल्कुल जी। अच्छा जी, चले, ये तो हो गया। और आज आब्दी साहब भी हमारे साथ हैं, तो आब्दी साहब से भी हमने बहुत बातें करनी है। आब्दी साहब, क्या हाल है आपका? और सितंबर या फॉल इनटेक जो होता है ना सितंबर में, जब स्टूडेंट्स लेते हैं फॉल में, तो वो जी करीब है। वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम की गर्ज से जाना चाह रहे हैं, उनका रुझान किस तरफ है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और ख़ास कर बरतानिया के हवाले से, जहां बेशतर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं, क्या पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल पाएगा, ताकि ये स्टूडेंट्स जो है ये जाके अपनी या तो स्टार्ट करें स्टडीज़ या कंटिन्यू जो सिलसिला रुक गया था बीच में? जी बिल्कुल, चूँकि अब एडमिशन्स का साइकिल जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, और बच्चों ने जो अप्लाई किया हुआ था उनमें मेजर कंट्री, आपने बिल्कुल सही कहा, यूके ही है, लेकिन इसके अलावा यूएस और कनाडा में भी एप्लीकेशंस ली जा रही हैं, दाखिले आ रहे हैं। और देखिए, यूके वाज वन कंट्री जिसने पेंडेमिक में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, और इसके बावजूद कि उनके पास लॉकडाउन था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रेड लिस्ट का मसला है वो इंशाअल्लाह ताला मेरा ख़्याल है कि उसे जल्दी हल होना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क से जो है वो यूके जाती है, तमाम मुल्कों से, ख़ुसूसन पाकिस्तान से भी जाती है। तो ये इसका जो है वो मेरा ख़्याल है जल्दी होगा। लेकिन अगर ना भी हुआ तो उन्होंने ये ऑप्शन अभी से बच्चों को देना शुरू कर दिया है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आई तो कुछ अरसा वो ब्लेंडेड पढ़ सकेंगे। लेकिन मैं एक बहुत ही पॉजिटिव ईयर देख रहा हूँ 2021 सितंबर के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो हैं जो कि बरतानिया जाना चाहते हैं वो जाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। कहा जी आप आने वाला जो साल है उसमें पॉजिटिविटी देख रहे हैं, होपफुली कुछ आसानियां होंगी। अच्छा जी, बच्चों की जहाँ बात कर रहे हैं, 22 की बात कर रहे हैं, बच्चों की जब बात कर रहे हैं, इंसान की ख्वाहिश सबसे बड़ी यही होती है कि उसके जो बच्चे हैं, हमारे माँ बाप की भी यही सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हम ज़रा सेटल हो जाएँ ज़िंदगी में, अच्छे इंसान, अच्छे पाकिस्तानी सब बने। और ऐसा ही एक एंडेयरिंग मोमेंट कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, तो वी थॉट हाईलाइट बताने से पहले ये एंडेयरिंग मोमेंट के बच्चों से ख्वाहिशात और बच्चों की ऑब्वियसली पेरेंट्स की होती हैं, लेकिन लड़कियों से पेरेंट्स की इतनी नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो बहुत ही जबरदस्त बात हो जाती है। अच्छा, और लड़कियां कर भी लेती हैं। जनाब, पाकिस्तान नेवल एकेडमी के हालिया पासिंग आउट परेड में भी इसी तरह 15 खवातीन अफसरान ने शॉर्ट सर्विस में कमीशन हासिल किया। काबिल जिक्र बात यह कि बेहतरीन कारकर्दगी का एक्चुअली मुजाहरा करने पर कोर्स में गोल्ड मेडल हासिल करने का एजाज़ भी एक खातून ऑफिसर के हिस्से में आया, जिनका नाम है सब लेफ्टिनेंट हुमैरा मरियम। हुमैरा मरियम को तो हम मुबारकबाद देंगे ही, लेकिन जनाब ये आपको बताना है कि इस पासिंग आउट परेड में सब लेफ्टिनेंट रुशना ने तकरीब के इख्तिताम पर अपने ही वालिद कमोडोर आरिफ सईद साहब को सलूट किया और अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। दिस इज वेरी क्यूट, बहुत ही हमें ये खूबसूरत मोमेंट लगा, आपको दिखाना था। और बाज़ लोग हमें शिकवा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब उनकी वैक्सीन की पहली डोज लगी हुई है, दूसरी वैक्सीन के लिए अभी तक उनको ना टाइम मिल रहा है। अव्वल तो आप किसी मैसेज का इंतज़ार ना करें, यू जस्ट हैव टू वॉक इन टू एनी सेंटर और वहाँ जाकर अपनी दूसरी डोज लगवा लें। सो आप किसी मैसेज के इंतज़ार में ना बैठे रहें। यस, तो लिहाजा प्लीज़ डू दैट। और अब तो आपको पता है कि हर किसी के लिए ही ये खुल चुकी है बात कि आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू बी देयर विद योर आईडी कार्ड। हाँ। तो बिल्कुल ही खाली हाथ ना पहुंच जाए आईडी कार्ड। वो जो वैक्सीनेशन कार्ड का पहली डोज पे आपको दिया होगा ना, उसमें पहली डोज की तारीख लिखी होगी। सारी बात है, पंजाब से मुझे ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ वो कार्ड सिस्टम नहीं है, सिंध का है।
देखिए कितने कुछ तो देते होंगे ना कि किस डेट को कौन सी वैक्सीन लगी होगी। हमने कितने लोगों की इस पे इसी प्लेटफॉर्म पे बात भी की है, अब दे रहे हो तो दूसरी बात है, अदरवाइज लोग गए हैं। आई नो पर्सनली, आई नो पीपल हु वेंट इस्लामाबाद में, उन्होंने बताया जी हमारा दूसरे डोज का टाइम आ गया है और पहली डोज पे वो मान ही नहीं रहे थे, हो ही नहीं सकता बिकॉज दे वर नॉट गिवन एनी कार्ड। फिर उन्होंने अपने फोन में जो सेल्फी का रिवाज है आजकल, शॉट लगाते हुए सेल्फी ने, उस तरह प्रूफ किया कि जी मेरा पहला हो चुका है। वैसे ये क्या सिस्टम है कि ये चल कैसे रहा है अब तक इस तरह से कि बगैर कोई कागजी सबूत दिए आप इंसान को वापस जाने दे रहे हैं? आप सिस्टम में तो निम्स में तो अपडेट कर रहे होंगे आई एम श्योर, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें भी वैसे अब टाइम लग रहा है, आपको कुछ तो कागज हाथ में थमाना चाहिए राइट टू अस राइट नाउ, क्योंकि ये थोड़ी सी इस बात की कंफ्यूजन है। दूसरा डोमेस्टिक स्टाफ का जो कि हमने पिछले घंटे में जिक्र किया था, तो किसी का सवाल है कि जी नॉन आईडी कार्ड होल्डर्स बंगाली इमिग्रेंट माइग्रेंट्स की बात की है, तो उनको कैसे लगवाएं? कसीम सईद ने ये मामला एक्चुअली जियो न्यूज़ पर उठाया भी है। बंगाली पाड़ा कराची में आपको पता है ऑलमोस्ट 3 मिलियन 30 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, उनका क्या फ्यूचर होगा? अगर पूरा शहर भी हम वैक्सीनेट कर लेते हैं तो एक कंसिडरेबल आबादी है जो बगैर वैक्सीनेशन के प्रॉब्लम रहेगी। तो हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, इस पे हम सर्टनली मामला उठाएंगे भी और बात करेंगे। वही वाली है कि नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबॉडी इज सेफ, मतलब ये बात ऐसे समझ में आई है तो लिहाजा बहुत जरूरी हो गया। और ये तो हुआ ही, साथ साथ आपको पता है कि नीदरलैंड भी शिकस्त खा गई और चेक रिपब्लिक के हाथों शिकस्त खा गई। सो दैट वाज अनदर अपसेट जो हुआ इसमें। वी इनको कीप यू पोस्टेड रिगार्डिंग दैट लेटर इन द शो। अभी हम बलूचिस्तान में सियासी कशीदगी ही कह लें इसको, क्योंकि मसला काफ़ी दिन से चल रहा है और मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। हम एक्चुअली ज़रा इस डिटेल में भी इसके बारे में हम बात करते रहे हैं, तो आज अभी अपडेट्स क्या हैं वो भी आपको बता दें और ऑफ कोर्स देन वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। बलूचिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत की तलखी ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी है और अपोजिशन वाले मुकदमात वापस होने तक थाना छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अंदाज़ा करें कुछ दिनों से उधर ही बैठे हुए हैं, तो हुकूमत FIR वापस छोड़ने के लिए तगुदाव करते हैं, वो कहते हैं हमने निकलना ही नहीं है। तो इधर हो ये गया और हुकूमत FIR वापस लेने में हिचकिचा रही है। 14 ऑपोजिशन अराकीन मुसलसल 7 रोज से सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के थाने में मौजूद हैं। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ऑपोजिशन पर मुसलसल तनकीद करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग आए, दरवाजे उन्होंने असेंबली के बंद कर दिए, तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, ताले लगा दिए, अपना एक कानून अंदर बना दिया कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। आप यकीन करें हर आदमी पूरे पाकिस्तान में इस पे इतनी बात कर रहा है कि जी हमने इस तरह का माहौल जो है पहली दफ़ा देखा है, वही बलूचिस्तान के अंदर, कि बलूचिस्तान की असेंबली के अंदर घुस के लोग तोड़ फोड़ शुरू कर दें। हाँ, बाहर तक हमने भी देखे हैं, हड़ताल हुई है, जो नेशनल असेंबली के अंदर हमने देखा किताबें फेंकी जा रही थी, लेकिन इस हॉल के अंदर हो रही थी, इससे बाहर नहीं थी, या कम से कम इसके अहाते में नहीं थी, इस बिल्डिंग के साथ नहीं थी। जनाब, ऑपोजिशन अरकान हुकूमती वफ्द के साथ मज़ीद बातचीत से इनकार कर चुके हैं। बजट तस्लीम करने के लिए ऑपोजिशन अब भी तैयार नहीं है। ऑपोजिशन लीडर बलोचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर एडवोकेट ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में जाम हुकूमत जाम करने की वार्निंग दे दी है। आपसे जितना और जोर हो सकता है वारंट्स इशू करें, आप जितना हम पे तशद्दुद करना चाहते हैं हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, लेकिन ये हम आपको बताते हैं कि आप जाम और उसकी हुकूमत का भी पूरे बलूचिस्तान में हम उसको जाम करके रखेंगे। बलूचिस्तान की सियासत में डेडलॉक अब तक बरकरार है और सूबे का निज़ाम कब तक इस तरह चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ कर कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब आपने देखा था वो बड़े वो जेल में सेट हो गए, चिल में बैठे हुए थे, जेल में चिल में, तो लिहाजा कुछ ना कुछ तो होना ही होगा। Who's joining us? तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत अली शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब, बलूचिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अपोजिशन वाले थाने में बंद हैं, हुकूमत उन्हें बाहर लाने में संजीदा नहीं है, वो खुद भी आने में संजीदा नहीं है। तो क्या अगले इलेक्शन तक ऐसे ही निज़ाम चलना है सर? और इसमें क्या होता है, आवाम सफ़र करते हैं। देखिए, अपोजिशन वालों को हमने ताने में बंद नहीं किया। अपोजिशन वाले जो है ख़ुद जाके सरकारी मेहमान बनने का अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं और 4-5 दिन से वो ख़ुद गए हैं, ताने में बैठे हुए हैं। हुकूमत ने 4 डेलीगेशन मुख्तलिफ अवकात में हमने भिजवाएँ अब तक,
और उनसे डिस्कशन डायलॉग किए हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस अटदर्मी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो FIR है उसको फौरी तौर पे विड्रा किया जाए। हालांकि FIR को विड्रा करने के लिए उसका एक प्रोसीजर है, क्योंकि एक कानून के तहत ही FIR दर्ज हुआ था और कानून ही के तहत एक प्रोसीडिंग के तहत वो विड्रा हो सकती है। और दूसरा ये है कि अपोजिशन वालों ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का उन्होंने एक दरख्वास्त दिया और अपना जो उनका एप्लीकेशन है उसको विड्रा करने पे तैयार नहीं। वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, हम किसी से बात भी नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने असम्बली पे हमला किया, असम्बली के तकद्दुस को पामाल किया, बजट प्रोसीडिंग्स में नहीं आए। बारहा हुकूमत ने उनसे कहा कि बराए करम बजट का जो अमल है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा संजीदा अमल है, उस प्रोसीडिंग में आप शिरकत करें। उन्होंने शिरकत ही नहीं किया, जाकर ताने में बैठे हुए हैं। अब भी हम उनसे कहते हैं कि अज़राए करम आप ताने से निकल आएँ, बाकी FIR विड्रॉल जो भी है उसकी एक प्रोसीडिंग है वो इंशाल्लाह चलती रहेगी। अच्छा शवानी साहब, ये सारा मामला शुरू हुआ था बजट से, जो वज़ीर आला साहब के मुताबिक हुकूमत ने खुद नहीं देखा था, तो अपोजिशन को कैसे दिखा देते? तो ये बात अपोजिशन को आप क्यों नहीं समझा पाए? ये मतलब उनकी क्या रिजर्वेशन है, और अगर यही सच्चाई है तो समझा दें उनको। चीफ मिनिस्टर साहब एक एक जो तो उसकी इंट्रिकेसीज हैं, डिटेल्स हैं, डिज़ाइन है, उसका फ्रेम वर्क है, वो CM साहब ने अपने हमारी जो टीम है डिपार्टमेंटल उनके साथ मिलके ये बजट बनाया है। वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उनके बात को लिया गया, जिसका CM साहब ने वजाहत भी किया है अपने ट्विटर के एक वीडियो पैगाम में। तो उनका नुक्ता नज़र ये था कि जो बजट बुक है वो 18 जून को जो है हमारे सामने आया। जो पोजीशन पहले ही पोजीशन संभाल के बैठी थी और एक माइंड बनाया था उन्होंने कि हमें इंडिविजुअल फंड्स चाहिए, जो एक गैर आइनी मुतालबा था। लेकिन अगर वो बजट में आते, अपनी तजावीज़ देते, शैडो बजट बनाते, शैडो बजट जो है वो पब्लिक करते, मीडिया में पब्लिक करते, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते, और प्रोसीडिंग में आके जो रिवायती एक तरीक़ाकार है बुक्स पाड़ने का, औराक जो है उड़ाने का, भले वो भी करते, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट तो हमें देते। भले हमारा बजट जो बुक्स हैं उसको पाड़ देते, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट तो हमें देते, शैडो बजट, ताकि हमें लगता कि वो कितना संजीदा है इस प्रोसेस में, और उनके तजावीज़ जो बेहतर हो सकते थे वो भी हम बजट का हिस्सा बना सकते थे। लेकिन अब अपोजिशन तो आया ही नहीं, इस तरफ नहीं आया। अब भी हम आपके शो के तवस्सुस से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम के वसीतर मुफादात में वो जो है ये जो एक अटदर्मी का उन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है, इसको तर्क करें। चलें, आपकी गुजारिश तो हमारे तवस्सुत से होपफुली अपोजिशन तक पहुंच गई होगी। और जाम कमाल साहब ने एक्चुअली अपने ट्विटर वीडियो में वजाहत कर दी थी। वो कह रहे थे जी कंपाइल्ड फॉर्म जो है वो हमने नहीं देखी थी, उसको गलत माने उसके ले लिए गए कि जी ना हुकूमत ने बजट देखा ना अपोजिशन ने देखा। उससे पहले की तफसीर हमें सब पता है, कंपाइल्ड उस दिन हमारे सामने आई थी। अच्छा शवानी साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत को अपोजिशन से जो मसले हैं वो तो हैं ही, आप कह रहे हैं वो अटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर एक्चुअली तहरीक इंसाफ में भी कुछ हलचल नज़र आ रही है। और इत्तेहादी अगर बात कर लें इनकी, तो यार मोहम्मद रिंद साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उनके इस्तीफ़े का मामला भी अलग से है, बड़ा दिलचस्प है उनका इस्तीफ़ा भी। लेकिन क्या सिलसिला है, इस पर हुकूमत को कोई परेशानी है? उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से भी कुछ गिले शिकवे ज़रूर किए। बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोयटा तशरीफ़ लाए, उस इज्तिमा में भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो है सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब तशरीफ़ फरमा थे, और उस वक़्त तक भी कोई इस हद तक वो नाराज़ नहीं थे कि इस्तीफ़ा देते। और फिर 18 जून को जो हमारे बजट का इजलास हुआ कैबिनेट का, उसमें भी सरदार साहब तशरीफ़ लाए, लेकिन अगले 2 दिन बाद अपोजिशन के जो MPs ताने में बंद हैं, ताने में बैठे हुए हैं, उनके पास जाके उनसे मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक किया और अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और अपना इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को भिजवा दिया। तो ये उनका अपना एक इंडिविजुअल फैसला है। हमने बड़ा कोशिश किया कि सरदार साहब के जो ग्रीवेंसेस हैं, हालांकि एड्रेस भी किए, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि सरदार साहब हमारे बड़े मोहतरम
एक रुकन असम्बली, कैबिनेट हमारे मिनिस्टर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, वो वापस आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और दीगर जो हमारे साथी हैं, बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, इवन पीटीआई के दीगर अरकान हैं, कहीं से भी आपको कोई और किसी की ग्रीवेंसेस आपने नहीं सुना होगा। शुक्रिया आपका शवानी साहब। लियाकत अली शवानी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, आपने भी अपने कंसर्न्स बताए अपोजिशन को, जो के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी हमारे सामने हैं, और अपोजिशन से आपको जो रिजर्वेशन है वो भी हमारे सामने हैं। लेकिन इस सारे में बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ शख्स क्या सोच रहा होगा? क्या आपको लगता है कि उसको ये सेंस जारी होगी कि ये लोग मेरे मफाद के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, या इन लोगों को अपने मफादात से ज़्यादा मेरा मफाद अजीज़ है? आई वंडर ऐसा हो रहा होगा। सो ऐसे में सफ़र जो करते हैं वो सिर्फ अवाम करते हैं। और ये अगर बात हम कह रहे हैं तो ये ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है, बिकॉज आप डेवलपमेंट या लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द इंटायर प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान देख ही लें। मतलब इतनी तगोदौड़ लड़ाई हो रही हो तो लगता है कि बहुत ही कोई शानदार चीज़ आगे आने वाली है, और यहाँ तो पूरी किस्मतें बदल जाएंगी एंड फाइनली ये प्रोविंस जो है ये रिवाइव होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, और ना ही हमने पिछले कभी भी नहीं देखा ऐसा कुछ होते हुए। आमों की बात करेंगे, और जब आमों की हम बात करते हैं तो हम और कोई बात नहीं करते, क्योंकि दैट कम्स फर्स्ट इन आवर लाइफ। सारी चीजें हमने इधर उधर कर देते हैं, एंड वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट आम। बट अब्दुल्ला हैज समथिंग वेरी स्पेशल। क्या स्पेशल? जनाब, फलों का बादशाह तो होता ही है, लेकिन फलों में आमों में भी कोई बादशाह है बाय द वे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि इंडीड चौसा इज द बादशाह ऑफ आम, और अनवर इटोल, वैसे इस पे कंपटीशन हो सकता है। लेकिन ये जो आम है ना, ये बड़ा ही नायाब नस्ल का है। आम की इस नायाब नस्ल का नाम है मिज़ाकी। और नहीं मिज़ाकी है, और ये बड़ा आपको जापानीज नेम लग रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली इस आम की शुरुआत ही जापान में हुई थी। जापान में सबसे पहले उगाया गया था, फिर उसका बीज इंडिया आया। रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में एक कपल था, उसने आम की इस नायाब नस्ल के दरख्त लगाए। 2 ही दरख्त हैं गालिबन, या प्रॉब्ली इससे ज़्यादा हैं। और इस नायाब फल की हिफाजत के लिए एक्चुअली इंडिया में इनको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ गए क्योंकि लोग वहां पे आम चुराने की कोशिश करने लगे थे। आम 2-4 ले भी लिए किसी ने तो मैं आपको बताता हूं ना कि उससे फर्क क्या पड़ेगा। जनाब, इन 2 दरख्तों की सिक्योरिटी पर 4 गार्ड्स हैं, 6 कुत्ते हैं जो हिफाजत करते हैं। भारतीय जोड़े को मुंबई से 1 किलो सुर्ख आम की कीमत की 21,000 रुपए तक, भारतीय 21,000 रुपए तक कैश की ऑफर आई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और उन्होंने इनकार इसलिए किया क्योंकि गुज़श्ता साल आलमी मार्केट में इस आम की फी किलो कीमत 2,70,000 भारतीय रुपए थी, यानी पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट फी किलो 6 लाख रुपए तक में फरोख्त हुआ है। ठीक है, कभी कभार हम लोग ऐसे हो जाते हैं आमों के मामले में, इतने इमोशनल हो जाते हैं दैट वी डोंट इवन लाइक टू शेयर देम। लेकिन अगर इतने महंगे बिक रहे हैं, नंबर 1 उन आमों में है क्या? हीरा है? कोई हीरा तो नहीं साथ उसके बीच? हीरा तो नहीं, ये टेस्टी होता है। आपको पता है दुनिया में, जापान में तो ऐसी मछलियां भी होती हैं ना जो लाखों डॉलर्स तक सेल होती हैं। शुभ में भी ऐसी ही कोई साइंस है, लेकिन इट इज देयर। बट हमारी एक लोकल नस्ल है तोतापरी आम, उससे शक्लन ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है। रेड वाला बिल्कुल मुझे वो याद आ गया था। आपको याद है 1-2 साल पहले हमारे पास पूरी एक मंडी लगी हुई थी आमों की, और इतनी किस्में थी, और आके उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था, और तोतापरी वाज लाइक द बेस्ट आम। और ये बिल्कुल मुझे वैसा लग रहा है, बट वो भी महंगा था। लेकिन ये तो लॉकर में रखे हैं आप अपना आम, इस किस्म का लग रहा है सीन। और खराब हो जाए फिर? हाय, बड़ा ही अफसोस। मतलब खराब हो जाए तो इसमें फिर गलती आपकी है, और इसमें फिर आपको बहुत बुरा भला भी कहना चाहिए कि इतना महंगा आम कैसे खराब होने दिया। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, और एक अहम मामला विच इज आल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज। साल 2015 से रोजाना, आपको पता है कि नहीं पता होगा इनफैक्ट आपको, तकरीबन 250 पाकिस्तानी रोज़ाना की हम बात कर रहे हैं, औसतन ऑन एवरेज मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं, वापस भेजे जा रहे हैं। आपको बताएं कि 2015 से अब तक 6 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो 140 ऑलमोस्ट ममालिक से बेदखल होकर पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में डिपोर्ट होने की वजह 2-4 ही वजह होती हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि गैर कानूनी दाखिले, जाली डॉक्यूमेंट्स, या वर्क परमिट की जो
मैं याद है बिल्कुल, जो मुद्दत होती है वो ख़त्म हो जाना। और ये आदाद शुमार कई हवालों से तशवीशनाक हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पाकिस्तानी सफारत खानों की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है और गैर मामूली तादाद में इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज जो है वो बिल्कुल ख़राब करने का सबब बन रही है। और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए FIA को भी ऑब्वियसली तरजीही बुनियादों पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी, इसलिए भी क्योंकि हम बहुत, आपको पता है कि एक डिपेंडेंसी है ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और अगर इतनी ज़्यादा दिन में 150-200 अगर वापस आ रहे हैं, डिपोर्ट किए जा रहे हैं, बदनामी भी है और ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर इकोनॉमी आइदर। तो जी नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद गशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। राय, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से औसतन रोज़ाना 283 पाकिस्तानी तकरीबन बेदखल हो रहे हैं। क्या ये सब डिपोर्ट किए गए हैं या बाज़ लोग अपनी मर्ज़ी से भी मुल्क छोड़कर वतन वापस आ रहे हैं? क्या सिलसिला है? ये वो तमाम पाकिस्तानी हैं जो 283 रोज़ाना की बुनियाद पर बेदखल हो रहे हैं। गुज़श्ता 6 साल में ये डिपोर्ट किए गए हैं। वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, या तो फिर उनके वीज़े जो वर्क वीज़े थे वो एक्सपायर हो चुके थे, या उनकी डॉक्यूमेंटेशन का मसला था। तो ये पहली दफ़ा ऐसा है। अगर मैं आपको 2014 में एक पीछे लेके जाऊं तो उस वक्त पाकिस्तानी 208 रोज़ाना की बुनियाद पे डिपोर्ट हो रहे थे मुख्तलिफ ममालिक से। अब जो ये ताज़ा तरीन फिगर है, ये अलार्मिंग है कि पाकिस्तान जो के लोग हैं जो बाहर मुकीम थे, 138 ममालिक से 6,18,000 पाकिस्तानी बेदखल किए गए हैं जो वापस आए हैं। ये पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स था जो बाहर से पैसा भेजता था। और सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जिस तरह सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, या फिर UAE है, ईरान है, टर्की है, इन कंट्रीज से ये पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में वापस आ रहे हैं और ये 72% बनता है। और सऊदी अरब से ओवरऑल जो फिगर है वो 52% है, यानी कि सऊदी अरब से 6 साल में 3,21,000 पाकिस्तानी वापस आए हैं, उनको बेदखल किया गया है। डेफिनेटली जाहिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारे रिसोर्स हैं ये बाहर, तो लेकिन इतने पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी जो वहाँ सफारतकार हैं या फिर जो हमारी मिशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनका किरदार क्या रहा है? क्या कोई मदद नहीं की गई इन लोगों की? क्योंकि बड़े जेन्युइन केसेस भी इसमें होंगे, ख़ासतौर पर वर्क परमिट वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह चल रहा है? अब ये बहुत अहम है, क्योंकि जो गुज़श्ता 6 साल से कुछ ममालिक ने अपने कवानीन भी चेंज किए हैं। जिस तरह सऊदी अरब सबसे अहम मुल्क है जिसने अपना कानून चेंज किया है इमिग्रेंट के लिए। UAE है, ईरान है, या दूसरे ममालिक हैं। जो पाकिस्तान जहाँ से ह्यूमन रिसोर्स भेजता रहा है, जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उन्होंने वो जानकारी अपने ह्यूमन रिसोर्स को या उन पाकिस्तानियों को वो मुहैया नहीं की, या उस मुताबिक ट्रेन नहीं किया है जो वहाँ जाकर फुलफ़िल कर सकते, उनका जो कानून था, क्राइटेरिया था, उसको मीट कर पाते। और जो पाकिस्तान के मिशन हैं बाहर, उनमें से काफ़ी मिशन को मैंने लिखा था मालूमात हासिल करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का सारा लेबर तबका है जो स्किल्ड ज़रूर होते हैं लेकिन इनको मालूमात नहीं होती जो बुनियादी। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने गैदर की हैं उससे हमें ये लगता है कि उसमें 57% पाकिस्तानी हैं जिनको बुनियादी कानून का वहाँ पर मालूम नहीं था। ये एक वजह है कि उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, मसाइल थे डॉक्यूमेंटेशन के, और वहाँ पर जो मिशन थे पाकिस्तान के, बिलखसूस जो मिडल ईस्ट है या फिर हमारे दोस्त ममालिक हैं, वहाँ पर जो मिशंस हैं उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। क्योंकि मैंने 2 दर्जन से ज़्यादा जो डिपोर्टीज़ थे उनके इंटरव्यूज़ किए हैं कि वहाँ पर जो उनको ज़रूरत थी मदद की, वो उन्हें ताउन मुहैया नहीं था। ज़ाहिर है जो बिल्कुल ही
स्किल्ड वर्कर्स हैं, लेबर हैं, उनको कहाँ इतनी सेंस है, उनको नहीं नॉलेज, तो उनकी मदद होनी चाहिए थी। अपडेटेड नहीं है ना कि अगर लॉज इस तरह बदल रहे हैं। जाहिर पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर जाने वाले लोगों का एक बड़ा मसला ये भी है कि दुनिया में हमारा इमेज ख़राब करने का बायस भी बनते हैं। जाहिर है फिर ये पकड़े जाते हैं, इनके पास वर्क परमिट नहीं होता, इनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होता है, तो इन्हें रोकना तो सर्टनली FIA का काम है। तो क्या FIA की तरजीह नहीं है या हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम ये सिलसिला रोक सकें, विच इज़ ऑल्सो कि इंसानी स्मगलिंग की सूरत में भी ये लोग भर भर के जा रहे हैं। फिर ह्यूमन स्मगलिंग, जो यहाँ पर वो लेबर जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती और हर तरीके से वो बाहर जाना चाहते हैं, यहीं जो 16, 17, 18 का दौरानिया था वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक था इस ज़ुमरे में कि एक जिस तरह अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखता है वो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, ट्रैफिकिंग इन पर्सन, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने 2019-18 में वॉच लिस्ट पे रखा हुआ था कि पाकिस्तान एक आसान डेस्टिनेशन है ह्यूमन स्मगलिंग के लिए। ईरान, अफ़गानिस्तान और दूसरे जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ से लोग चले जाते हैं, फिर उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है, या पाकिस्तान के इस वक्त 52,000 से लोग ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो असाइलम सीख कर रहे हैं। तो ये बात सही है, लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी ये काम है पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे जब वो जा रहे होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है, वहाँ पर भी कानून इतना सख्त ज़रूर है, उस पर अमल दरामद ज़्यादा देखने में नहीं आता। तो ये मल्टीपल इसके फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तानी क्या नाम बदनाम करते हैं, या फिर पाकिस्तानी मिशंस इन पाकिस्तानियों को वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है वो नहीं दे पाते। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया जायद फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड। आपको तो ज़्यादा मुखातिब करके उन्होंने समझाया, आपको समझ आ गया सारा। मैं सैड हुई हूँ इस चीज़ से, इसलिए बिकॉज बड़े जेन्युइन केसेस होते हैं और हमने ये लेबरर्स वगैरह वहाँ, अगर यूएई की बात हो रही है और जो कि बड़े मुस्लिम ममालिक की भी बात की है, वी हैव सीन देम, वो बेचारे इतनी बुरी हालात में होते हैं। और हमने कभी कभार ये देखा भी है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो लिव्ड देयर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि बहुत बुरी तरह ट्रीट होते हैं इवन बाय द पाकिस्तानी एम्बेसीज ओवर देयर। तो लिहाजा वो वी हैव सीन दैट, मतलब अमेरिका का कोई एक शहरी किसी दुनिया के कोने में फंसा होना तो पूरा अमेरिका हिल जाता है उसको वापस लाने के लिए या बचाने के लिए या उसका मसला रिजॉल्व करने के लिए। देखा है, वी हैव सीन दैट वी डोंट केयर अबाउट आवर पाकिस्तानीज व्हेन दे गो अब्रॉड, और खासतौर पे ये वाला तबका जो है। और एक ऐसी ही कहानी मेरे पास है, ऑस्ट्रेलिया में एक कपल था, उनके बच्चे के साथ पैदाइशी कोई मसला था, वो अपनी बच्ची को अस्पताल लेके गए, वो समझे कि जी माँ बाप ने बच्ची को हिट किया है, वो बच्ची उनसे ले ली गई, ना सिर्फ वो बच्ची ले ली गई, उनका बड़ा बच्चा भी उनसे ले लिया गया। वो दर दर की ठोकरें खाते रहे मियाँ बीवी। आई नो अ वेरी एजुकेटेड नाइस कपल। तो फिर एम्बेसी ने, पाकिस्तानी मिशन ने वहाँ उनकी मदद की, बस समझ लें कि महीनों बाद जाके उनके बच्चे कहीं रिकवर हो तो आपका और काम नहीं की मदद। यही तो सारी बात है ना, आप लोग जो बाहर बैठे होते हैं, यू लिटरली आर देयर टू सर्व पाकिस्तानीज हु लिव देयर एंड अब्रॉड, और अपने कोई ताल्लुकात आप बेहतर करने। शायद यही वजह थी कि वजीर आज़म ने जो है जरा सरजनिश भी की थी और उस पर एक तूफान बपा किया गया था। मे बी पब्लिक फोरम पे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन they need to mend their ways as well। फिर भी सही की होगी।